हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको इंग्लिश में और शॉर्ट में कहा जाता है CAG यानी कैग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहा जाता है CAG और इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का परिभाषा दी हुई है और उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि CAG यानी कैग कौन होता है। कैग को हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं और ये संविधान के अनुच्छेद 148 में है। इन चीजों को याद रखना है। अब आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैग की रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट में CAG ने यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो ये कैग की रिपोर्ट क्या होती है, कैग होता कौन है, कैग का कार्य क्या होता है। आपने न्यूज में कई बार समाचारों में कैग सुना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं CAG की, तो देखते हैं CAG कौन होता है। तो जिस बच्चे को सबसे पहले एडमिशन लेना हो, यानी UPSC, स्टेट PSC या किसी भी सेंटर स्टेट के एग्जाम के लिए अगर वो इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहता है, तो आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शशांक IAS एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और शशांक IAS एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां से मेरा केवल 799 रुपये में बैच चल रहा है। UPSC, मेंस, स्टेट PSC और सेंटर स्टेट का कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो केवल 799 में। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 999 में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के पहले CAG कौन थे, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हो, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे V नरहरि राव। 1948 से लेकर 1954 तक यानी 6 साल V नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहे। तो याद रखना, ये पहले कैग थे, CAG थे। उसके बाद अगर वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं GC मुर्मू। पहले थे V नरहरि राव, वर्तमान में है GC मुर्मू। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि CAG होता क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है। तो सुनिए, हम एक व्यवहार में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आपकी भारत में 4-5 फैक्ट्रियां चल रही हैं, ब्रिटेन में चल रही हैं, सऊदी अरब में चल रही हैं, अमेरिका में चल रही हैं, यानी अलग अलग जगह पर आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत पैसे वाले हो। तो क्या आप पूरे पैसे का हिसाब किताब खुद रख सकते हो? कितनी सैलरी दी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पर लगाया, कुछ लिख सकते हो? खुद हिसाब रख सकते हो? नहीं। तो उसके लिए आप अपना एक लेखा, एक ऑडिटर नियुक्त करोगे और वो लेखा क्या करेगा, जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा जा रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, किस किस चीज़ के लिए खर्चा हो रहा है और किस किस पैसे का गलत खर्चा हो रहा है, इसका वो हिसाब किताब लिखता है। आप कितना भी पैसा खर्च करो, आप अपने खजाने में से लेके जाओ 1 करोड़ रुपए, तो तुरंत लिख लेगा। आपने जमा किए 5 करोड़ रुपए, लिख लेगा। आपने सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज़ को 1 करोड़ रुपए, तो वो लिख लेगा। जब सब कुछ लिख लेगा तो उसके बाद बताएगा ये जो खर्चा है ये ज्यादा हुआ है, ये गलत तरीके से हुआ है। तो याद रखना, वो लेखा होता है, वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं करेगा, रोक नहीं सकता कि कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है, आप क्यों खर्च कर रहे हो, ये नहीं करेगा, वो लिख लेगा। इसी तरीके से भारत का भी एक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वो भारत सरकार के खजाने को, भारत सरकार के खजाने में, यानी हम टैक्स देते हैं, मैं टैक्स दे रहा हूं, आप टैक्स दे रहे हो, आपके पिताजी टैक्स दे रहे हैं, हम करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हैं। वो सरकारी पैसा नहीं है, वो देश की जनता का पैसा है, लेकिन हम सरकारी पैसा कह देते हैं। अब सरकार के पास जो पैसा है देश का, देश की जनता का, उसको सरकार कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, कहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रही है, कहाँ पर गलत खर्च कर रही है, उन सब का हिसाब CAG रखता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। याद रखना, एक एक चीज का, एक एक पाई पाई का हिसाब रखता है। यानी हमारा जो पैसा है, देश का जो पैसा है,
सरकार उसको कहाँ का खर्च कर रही है, कहाँ का गलत खर्च कर रही है, उसका हिसाब किताब वो सौंपता है और जनता को बताता है। अभी बताएंगे जनता को कैसे बताता है। तो किसका दोस्त हुआ? हमारा दोस्त। तो सीएजी यानी कैग भारत की जनता का दोस्त होता है, हमारे पैसे का हिसाब किताब रखता है। सोचिए, हमसे पैसे नहीं ले रहा है पर हमारे पैसे का हिसाब किताब रख रहा है। सरकार कहाँ गलत खर्च कर रही है उसका एक एक चीज हिसाब किताब, एक पाई पाई का हिसाब रखता है। उसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, इससे पहले जो कैग थे हमारे कांग्रेस के टाइम पर, वो थे विनोद रॉय। हमारे देश में 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। ये इतने बड़े बड़े घोटाले हमारे देश में हुए, इतने बड़े बड़े करप्शन हुए। तो ये किसका पैसे का करप्शन हुआ है? देश की जनता का, सरकारी पैसे का करप्शन हुआ है। जैसे कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करते हैं, 2010 में भारत सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स कराए, राष्ट्रमंडल खेल कराए दिल्ली में, और दिल्ली में 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स कराए उसमें स्टेडियम बनाना, उसमें खिलाड़ियों के लिए फ्लैट्स देना, उसमें बड़ी दिल्ली को अच्छी तरह सजा संवारा गया, और जो खर्चा बताया गया उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर दिया, और जो खर्चा 5 रुपए में हो जाता वो 5,000 रुपए में किया गया सरकार द्वारा। तो उसमें इतना घोटाला हुआ, और उसके बाद नियंत्रक एवं यानी सरकार ने खर्च कर दिया, सब कुछ हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स क्लियर हुए, उसके बाद कैग का काम शुरू होता है। यानी सरकार पैसे का खर्च कर लेगी, कहाँ कहाँ खर्च करेगी, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में सीएजी हिसाब किताब लेता है, हाँ भाई बताइए आपने कहाँ कहाँ पर कितना खर्च किया है, फाइल लाओ। उसके बाद सीएजी देखता है आपने इतना पैसा आवंटित करवाया, आपके ने यहाँ पर इतना खर्च किया, रोड बनाए, स्टेडियम बनाए, रुकने के लिए बनाए, स्विमिंग पूल बनाए, चलो ठीक है इतना खर्च किया। और एक एक एसी, सोचिए जो खेल गांव था उसमें जो फ्लैट दिए खिलाड़ियों के लिए, उसमें एसी, एक एक दिन का एसी का किराया 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये था। सोचिए 5,000 रुपये का एक दिन का किराया, इससे तो एसी खरीद लेते। तो किराए पे एसी लगाया, इस तरीके से कैग ने लगाया कि ये इतने रुपए में हो सकता था। 80,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए गए, गलत तरीके से खर्च किए गए। तो कैग ने लगाया कि 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सरकार ने गलत तरीके से खर्च किए, गलत तरीके से आवंटित किए। ऐसे ही कोयला घोटाला हुआ था। भारत सरकार हर साल कोयले की खदान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो कोयले की खदान है उनका हर साल ऑक्शन कराती है, नीलामी कराती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, जैसे मैं सरकार हूं, अब मैंने बहुत सारी कंपनियां बुला ली, प्राइवेट सरकारी, और मैंने आवंटित की कि भाई कोल ब्लॉक ये है, कोयला का ब्लॉक ए है, मैं 5 साल के लिए कोयला का ब्लॉक आपको देता हूं। अब सरकारी बोली लगाएंगे, इस कोल ब्लॉक को, इस कोयले के ब्लॉक को मैं 1,000 करोड़ रुपए में ले रहा हूं। दूसरी कंपनी ने लगाए 12,000, 13,000, 15,000, मान लीजिए 15,000 करोड़ रुपए फिक्स बैठा, तो 5 साल के लिए उस कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए का बोली लगा दी। अब कोल ब्लॉक हुआ कंपनी का, सरकार के पास 15,000 करोड़ आ गए। ऐसे न जाने कितने कोयला ब्लॉक हैं, 200, 250, 300, 400, बहुत सारे। तो सरकार के पास कितना पैसा आता? बहुत सारा पैसा आता, और सरकार उस पैसे को जनता के हित में लगाती। जनता का पैसा है, क्योंकि संसाधन तो जनता के हैं ना, सरकार के संसाधन है तो जनता के संसाधन है। लेकिन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति अपना ली, जो कंपनी आई उनको ऐसे ही बांट दिए। तब उसके बाद कैग ने हिसाब लगाया कि लाओ भाई फाइल कितना पैसा आया है, और देखा तो कुछ नहीं था, ऐसे ही बांट दी, पहले आओ पहले पाओ। उसके बाद कैग ने लगाया हिसाब कि यहां से करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, यानी सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए आते अगर नीलामी होती अच्छी तरह। तो याद रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट करता है, लेखा करता है सरकारी पैसे का, कितना पैसा आया, कितना खर्च किया, गलत खर्च कहां किया, और बाकी पैसा कहां है, पूरी रिपोर्ट बनाता है। भारत के सभी खजानों की, राज्य के सभी खजानों की, उसके बाद जितने भी लोक लेखा खजाने होते हैं, जितनी भी सरकारी कंपनी है, क्योंकि सरकारी कंपनियों में एनटीपीसी, भेल गेल, इन कंपनियों में भी देश की जनता का पैसा लगा हुआ, मेरा आपका पैसा लगा हुआ है। बैंक, सब कुछ जितना भी है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है सीएजी। और वर्तमान में कैग के नीचे 36,000 ऑडिटर काम करते हैं, लेखा काम करते हैं। ये तो है नियंत्रक एवं महालेखा, ये महालेखा है। इसके नीचे 36,000
लेखा काम करते हैं और वो लेखा जाके ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट देते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखता है लोक लेखा समिति के समक्ष, और लोक लेखा समिति फिर जांच करती है कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है वो सही है या गलत है। तो मैंने अभी तक आपको एक बेसिक सा वो बताया है कि कैग क्या होता है। उसके बाद हम लास्ट में ब्रिटेन के कैग से कंपेयर करेंगे। तो भारत के पहले सीएजी थे, पहले कैग थे वी नरहरि राव, वर्तमान में है जीसी मुर्मू। आइए देखते हैं कैग का। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका विवरण दिया हुआ है, 148 में। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर आप बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो भारत के संविधान में सीएजी बनने के लिए कोई भी योग्यता नहीं दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है, इस चीज को याद रखना। लेकिन अब इतना बड़ा पद है, हिसाब किताब लगा रहा है, तो भैया योग्यता तो निर्धारित होनी चाहिए ना। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था सीएजी एक्ट 1971, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। और 1971 के अधिनियम में संसद ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यताएं निर्धारित की। संविधान में नहीं है, संसद ने कानून बनाकर योग्यताएं निर्धारित की हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप सीएजी बनना चाहते हो, बहुत ऊंचा पद है ये, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर शक्ति होती है इसकी। सोचिए, मैंने महान्यायवादी पढ़ाया था, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्य होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सेम होती है, इसकी शक्ति बराबर होती है, पावर बराबर होती है। तो 1971 अधिनियम में इसकी योग्यताएं निर्धारित की गई। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोक वित्त विशेषज्ञ होना चाहिए या लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए। यानी लोक वित्त विशेषज्ञ यानी जनता के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला, ये लोक लेखा का विशेषज्ञ यानी IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती है IRS, उसमें ज्ञाता हो या वित्त का ज्ञाता हो। उसके बाद कम से कम 10 वर्ष तक लोक सेवक रह चुका हो, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर कम से कम 10 वर्ष अनुभव रहा हो, उसे 10 वर्ष लोक सेवक रहा हो, यानी IAS, IFS, IRS 10 साल रहा हो। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, लोक वित्त विशेषज्ञ होना चाहिए या लोक लेखा विशेषज्ञ होना चाहिए, या फिर 10 साल, कम से कम 10 साल लोक सेवक रह चुका हो। क्लियर है? याद रखना। तो याद रखना, इनमें से एक माना जाएगा, एक कंडीशन, या तो लोक वित्त विशेषज्ञ, लोक लेखा विशेषज्ञ, या न्यूनतम 10 साल भारत सरकार या राज्य सरकार में लोक सेवा का सेवक रह चुका हो। अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नियुक्ति। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में बाध्य होता है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति कर रहा है, प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति है, और ये है उसकी मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति, याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, शासन संबंधी सभी काम भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। करता राष्ट्रपति यही, पर नाम मात्र के लिए। असल में करवाता कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। तो आज मान लीजिए सीएजी की नियुक्ति होगी, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को नाम देगी, इसको सीएजी नियुक्त करो। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है। उसके बाद बात आती है शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो पहले हो जाए, यानी 6 साल, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। आइए बात करते हैं ये क्या कह रहा है। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, मान लीजिए मैं सीएजी बन गया, मैं कैग बन गया, तो मेरा कार्यकाल क्या होगा? मेरा कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो पहले हो जाए। मान लीजिए मैं कैग बना और मुझे 3 ही साल हुए, अभी 3 साल काम करते करते, पर मेरी आयु 65 वर्ष हो गई,
तो मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 65 वर्ष पहले हो गई है। या फिर मान लीजिए मेरी आयु 45 साल है, और मेरी आयु 45 साल है, लेकिन मुझे काम करते करते 6 साल हो गए कैग के रूप में, तो भी मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल पूरे हो गए। तो याद रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो पहले हो जाए। उसके बाद बात करते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो सीएजी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। इसका कार्यकाल याद रखना, ज्यादातर स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु होगा। त्यागपत्र हो गया। अब बात करते हैं सीएजी को कौन पद से मुक्त करता है। क्या सीएजी, ये तो हो गया अपनी मर्जी से उसने त्यागपत्र दिया था, क्या उसे पद से मुक्त भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इस चीज को याद रखना। आइए देखते हैं, क्योंकि अगर सीएजी ऐसे तो मनमानी करेगा तो उसको हटाया जा सकता है, पर सरकार नहीं हटा सकती। ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यानी संवैधानिक निकाय का अर्थ क्या है? संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका विवरण है। और स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि सरकार इसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार सीएजी को नहीं हटा सकती, क्योंकि सरकार के ही तो खर्चे का लेखा कर रहा है कि सरकार ने कहां का खर्चा किया है, कहां गलत किया है, कहां सही किया है। और मान लीजिए सरकार का वो हिसाब किताब दे दे, देश के सामने उजागर कर दे, तो सरकार तो उसे हटा देगी? नहीं हटा सकती। उसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार सीएजी को भी हटाया जाता है। यानी उसे संसद द्वारा हटाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। सीएजी को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। यानी उसके खिलाफ संसद में पदमुक्ति प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले उसे सूचना देनी होगी। उसके बाद उसके खिलाफ पदमुक्ति प्रस्ताव आएगा लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, और दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित होगा। मैं बहुमत एक दिन पढ़ाऊंगा सारे, विशेष बहुमत द्वारा। और विशेष बहुमत बहुत कठिन होता है, याद रखना, विशेष बहुमत बहुत कठिन होता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जो कि कुल सदस्यों के आधे से कम ना हो, बहुत कठिन है विशेष बहुमत। और संसद में तो मान लीजिए, लोकसभा में तो बीजेपी की पार्टी है, बहुमत में सरकार है, लेकिन राज्यसभा में तो अलग अलग सरकार है ना, राज्यसभा में तो अलग अलग पार्टियों के मेंबर बैठे, सदस्य बैठे हैं, तो कैग को हटाया ही नहीं जाएगा। मान लीजिए सरकार के पैसों का, सरकार के खर्चों का खुलासा कर रहा है, और सरकार पैसा गलत खर्च कर रही है, तो कैग उसकी रिपोर्ट बनाएगा, और सरकार उसे हटा नहीं सकती। सरकार उसके खिलाफ संकल्प ला सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन हटा कैसे पाएगी? विशेष बहुमत बहुत टफ है, सारी पार्टियां बैठी हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो ये विशेष बहुमत लोकसभा में तो एक बार को मिल जाएगा, राज्यसभा में नहीं मिलेगा सरकार को। याद रखना ये चीज। उपस्थित सदस्यों का और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जो कुल सदस्यों के आधे से कम ना हो। आगे मैं पढ़ाऊंगा, बहुत टफ है ये, तो इसको हटाना बड़ा ही मुश्किल है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है, उसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। कोई कारण भी तो होते हैं उसे हटाने के, उसके खिलाफ संकल्प लाने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए, पदमुक्ति प्रस्ताव लाने के लिए कोई कारण भी तो होते होंगे। तो पहला कारण है दुर्व्यवहार करने पर, ऑन मिसबिहेव, यानी अगर वो दुर्व्यवहार करता है, राष्ट्रपति की बातें नहीं मान रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। और दूसरा है इनकैपेसिटी, अयोग्य होने पर, वही सरकार का लेखा नहीं कर पा रहा, हिसाब किताब नहीं रख पा रहा, अयोग्य है, तो उस केस में संसद में उसके खिलाफ पदमुक्ति प्रस्ताव ला सकता है, संकल्प आ सकता है। और उसके बाद दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, तो ही उसे हटाया जा सकता है, सरकार नहीं हटा सकती। इसीलिए इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष कहा गया है। आइए बात करते हैं पदमुक्ति प्रस्ताव। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से मुक्त किया जा सकता है। आइए कुछ नोट हैं। ऐसा कहा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। याद रखना, ऐसा कहा जाता है कि सीएजी को, कैग को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। महाभियोग शब्द केवल एक जगह यूज हुआ है, वो हुआ है आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में। केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति को ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
ऐसा हम कह सकते हैं कि सीएजी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया है। और अवकाश प्राप्त करने के बाद, याद रखना, रिटायर होने के बाद वह कोई भी केंद्र या राज्य में लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये कथन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पूछा जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्त करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद क्या कोई लाभ का पद ग्रहण कर सकता है? तो नहीं कर सकता। याद रखना, मान लीजिए सीएजी कितना ऊंचा पद है, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी वैल्यू, उसकी शक्ति है, और वो रिटायर हो और उसके बाद मान लीजिए किसी राज्य सरकार में, उत्तर प्रदेश या हरियाणा सरकार में क्लर्क बन गया, और क्लर्क बन गया तो उसकी पद की जो गरिमा है वो खो दी ना। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। या राज्य सरकार में मान लीजिए आईएएस बन गया, आईएएस से बहुत ऊंचा होता है क्या? तो याद रखना, अवकाश प्राप्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य और शक्तियां। फंक्शंस एंड पावर ऑफ सीएजी, क्या क्या काम है? सबसे मेन काम है वह परीक्षण करता है। परीक्षण मतलब क्या होता है? ऑडिट करता है, लेखा करता है, हिसाब किताब रखता है। और किस किस का परीक्षण करता है? सबसे पहले भारत एवं राज्यों की संचित निधि। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यानी भारत की मेन जो खजाना है इंडिया का, हमारा जो टैक्स देते हैं हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इतना पैसा आता है। हम जो विदेशों को कर्ज दे रखा है उससे जो ब्याज आती है, पूरा पैसा कहां जाता है? भारत की संचित निधि में। इसको भी हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। भारत की संचित निधि में। अब सरकार कितना पैसा संचित निधि में डाल रही है और इसमें से कितना पैसा निकाल रही है, उसको कहां कहां खर्च कर रही है, कहां गलत खर्च कर रही है, उसका हिसाब सीएजी रखता है। तो भारत की संचित निधि उसी तरीके से बेटा होती है राज्य की संचित निधि। ये हो गया भारत की संचित निधि, और वही होती है राज्य की संचित निधि। यानी राज्य सरकार के पास जितना भी टैक्स आ रहा है, कर आ रहा है, कर से प्राप्त राजस्व है, और राज्य सरकार ने कहां कहां ब्याज पर पैसा दे रखा है, इंटरेस्ट जो आता है, वो भारत के राज्य की संचित निधि में आता है। और राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर राज्य की एक संचित निधि होती है। तो भारत की संचित निधि, भारत का खजाना, सबसे मेन खजाना, और दूसरा राज्य की संचित निधि। इनका हिसाब किताब, इनका लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। इस चीज को याद रखना। कितना पैसा केंद्र सरकार निकाल रही है, कहां का खर्च कर रही है, कहां का गलत खर्च कर रही है, कितना ज्यादा खर्च कर दिया है, इसका एक एक रिपोर्ट लिखती है। सोचिए, हमारे पैसे का हिसाब रख रही है, हम जो टैक्स में दे रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक राज्य की संचित निधि का, हर राज्य की। उसके बाद तीसरा एक होता है भारत की आकस्मिक निधि। एक और खजाना होता है भारत का, भारत की आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि यानी कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये इमरजेंसी फंड होता है। इसमें याद रखना 500 करोड़ रुपया होता है। मान लीजिए अचानक भूकंप आ गया, मान लीजिए अचानक बादल फट गए, किसी भी इमरजेंसी में युद्ध हो गया, तो सरकार अचानक पैसा कहां से लाएगी? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए प्रॉपर बिल पास कराना पड़ता है संसद से। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के आदेश अनुसार निकाला जा सकता है। तो ये हो गया भारत की आकस्मिक निधि, इमरजेंसी के लिए जो फंड है। और दूसरा, हर राज्य का भी एक इमरजेंसी फंड होता है, राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि। तो इसमें भी 500 करोड़ रुपए होते हैं। और 500 करोड़ रुपए कहां से आते हैं? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। तो याद रखना, सबसे पहले भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि। इनका लेखा परीक्षण करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कितना पैसा आया, कितना गया, कहां कहां सरकार ने गलत पैसे का प्रयोग किया, कहां कहां गलत खर्चा किया है, कहां कहां ज्यादा खर्चा किया है, कहां कहां जो नहीं होना चाहिए था वो खर्च किया। एक एक रिपोर्ट बनाता है। याद रखना, सरकार को रोक नहीं सकता, सरकार कितना भी खर्च कर ले, पर बाद में रिपोर्ट बनाता है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यानी भ्रष्टाचार हो जाता है, उसके बाद रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद है राज्य, केंद्र और राज्य के लोक लेखा से खर्च होने वाले धन का लेखा करता है। यानी एक और खजाना होता है भारत का लोक लेखा,
यानी सरकार का एक खजाना होता है लोक लेखा, वो भी संसद निधि से आता है, और राज्य का लोक लेखा, इनका भी हिसाब किताब सीएजी रखता है। उसके बाद वह संसद द्वारा निर्मित कंपनी निगम का लेखा परीक्षण कर सकता है यदि संसद के कानून में इसकी अनुमति दी गई है। तो याद रखना, पार्लियामेंट भी संसद भी कानून बनाती है, और कानून के तहत कुछ कंपनियों को, कुछ निगम का अस्तित्व लाती है, जैसे कि दामोदर घाटी निगम आपने सुना होगा। तो जितनी भी निगम है केंद्र के और राज्य के, संसद या राज्य विधानमंडल, पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी निगम को बनाए, राज्य विधानमंडल बनाकर कानून बनाकर किसी निगम को बनाए, कंपनी को बनाए, तो उस कंपनी का भी लेखा परीक्षण कर सकता है, क्योंकि सरकारी है, वो सरकार ने बनाई है, सरकार पैसा लगा रही है, लेकिन संसद के कानून में उसकी अनुमति दी गई हो तभी। उसके बाद भारत एवं राज्य के किसी भी विभाग द्वारा खर्चे का लेखा करता है, जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जितना भी खर्चा हो रहा है। अब सोचिए रेल मंत्रालय कितना खर्चा करता है प्रति वर्ष रेलवे में, नई नई ट्रेन चलाना, सफाई करना, वेतन देना, कितना खर्चा करता है, उसका हिसाब किताब कैग रखता है, कितना पैसा खर्च किया, कहाँ खर्च किया, कहाँ नहीं किया, कहाँ गलत किया। रक्षा मंत्रालय आपने देखा होगा, भारत का रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हमने फ्रांस से डील की थी राफेल की, हमने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर प्लेन लड़ाकू जहाज खरीदे, और जब खरीदे तो उसमें आरोप लगे सरकार पर कि भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैग से रिपोर्ट मांगी, और कैग ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि खर्चा सही हुआ है। अब क्या हुआ है ये तो हम नहीं जानते, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार तो सही हुआ है। तो याद रखना, सभी डिपार्टमेंट भारत के, कृषि मंत्रालय, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी विभागों के खर्चे का हिसाब किताब रखता है, कितना आया, कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया। उसके बाद राज्य सरकार भी है, तो राज्य के सभी विभागों का, प्रत्येक राज्य के सभी विभागों का लेखा परीक्षण करता है सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद सरकारी कंपनी के द्वारा खर्च किए गए धन का लेखा परीक्षण करता है, और ये 1956 अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई थी। सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, सारी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें क्या है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा हुआ है। कितना वेतन दे रही है, कहां से पैसा, कितना शुद्ध मुनाफा हुआ है, उसका हिसाब किताब रखता है सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखना, वो जनता के पैसे, सरकार के पैसे का रखता है। अब एक मेन चीज है, ऐसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी निजी कंपनियों का भी लेखा कर सकता है जिसके साथ राज्य राजस्व हिस्सेदारी करता हो। इसका अर्थ क्या है, जैसे केजी बेसिन, आपने नाम सुना होगा केजी बेसिन का। केजी बेसिन इस वक्त रिलायंस के पास है। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि समुद्र में एक प्लांट सा लगा हुआ, उसमें आग निकल रही है, देखा होगा आपने न्यूज में, उसे केजी बेसिन कहा जाता है। अब वो संसाधन किसका है, सरकार का है भाई, सारे संसाधनों पर सरकार का अधिकार है। अब सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है, और सरकार पर इतना टाइम नहीं, सरकार बहुत कामों में व्यस्त रहती है, तो सरकार ने वेंडर निकाल दिया प्राइवेट कंपनियों के लिए, भाई एक काम करो, ये केजी बेसिन को आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, इसमें से गैस निकालो, पेट्रोल निकालो, कच्चा तेल निकालो, सब निकालो, वहां से कच्चा तेल निकलता है समुद्र में से। तो रिलायंस ने बोली लगाई और रिलायंस को मिल गया वो। अब रिलायंस ने बोला कि हमें क्या फायदा होगा, तो सरकार ने बोला एक काम करेंगे, जितना पैसा आएगा उसमें से 60% सरकार का, 40% तुम्हारा। तो रिलायंस को लगा यार फायदा तो है इसमें। तो ऐसी प्राइवेट कंपनियां, उनका लेखा करता है, लेखा परीक्षण करता है, जिसके साथ राज्य यानी सरकार राजस्व हिस्सेदारी करती हो, हिस्सा बांटती हो, जैसे केजी बेसिन उदाहरण है। इनका लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, या फिर सभी सरकारी कार्यालय, जितने भी कार्यालय हैं और सारे विभाग का हिसाब किताब, एक पाई का हिसाब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। सबसे बड़ी बात है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लेखा परीक्षण नहीं करता है। इस चीज को याद रखना, स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनका हिसाब किताब नहीं रखता है कितना पैसा, क्योंकि इनका वैसे भी बहुत कम बजट होता है,
उनके लिए राज्य सरकार अधिकारी नियुक्त करती है, राज्य सरकार फिर उनका ऑडिट करवाती है। इस चीज को याद रखना। तो कैग किस किसका लेखा नहीं कर सकता? पंचायत नियंत्रक, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। हालांकि राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राज्यपाल की सिफारिश पर वो और अन्य कार्य कर सकता है वित्त से जुड़े हुए। तो आइए एक बार और देखते हैं। प्रश्न आएगा कि निम्न में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका लेखा नहीं कर सकता, किसका ऑडिट नहीं कर सकता? तो देखिए किस किसका करता है। सबसे पहले भारत और राज्यों की संचित निधि, मेन खजाने की, भारत एवं राज्यों की आकस्मिक निधि, भारत एवं राज्यों का लोक लेखा, संसद द्वारा कानून से द्वारा बनाई गई कंपनी, या फिर भारत और राज्य के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनका खर्चा, सरकारी कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनके साथ राजस्व का बंटवारा होता हो, या फिर सभी सरकारी कार्यालय एवं विभाग। पंचायत और इनका लेखा नहीं कर सकता। तो सोचिए, ये हमारे देश के पैसे का हिसाब किताब रखता है। हम जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वो संचित निधि में जा रहा है, फिर आकस्मिक निधि, लोक लेखा, कहां सरकार उसको खर्च कर रही है और कहां का गलत खर्च कर रही है उसको लिख लेता है, वो रोक नहीं सकता। लेकिन यही अगर मैं बात करूं ब्रिटेन के सीएजी की, ब्रिटेन का जो सीएजी होता है वो रोक लेता है। वहां सरकार को अगर पैसा चाहिए, मान लीजिए उन्हें ओलंपिक गेम्स कराने हैं, करोड़ों रुपया चाहिए स्टेडियम ये सब बनाने के लिए, तो ब्रिटेन में सबसे पहले जब सरकार पैसा निकालेगी तो वो सीएजी के पास जाएगी कि हमें 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। सीएजी बोलेगा नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, आप एक काम करो 1 महीने बाद आ जाना, हम आपको दे देंगे। फिर सीएजी एस्टिमेट लगाता है कितने पैसे में काम हो जाएगा, और फिर सीएजी आता है आ जाओ भाई ले जाओ, और बोलता है नहीं 2 लाख करोड़ रुपए में हो जाएगा और जरूरत पड़े तो हमें बताना। तो वहां भ्रष्टाचार को पहले ही रोक देता है, यहां भ्रष्टाचार होने के बाद अपनी रिपोर्ट बना के देता है। अब देखते हैं कुछ सीएजी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे भारत की जनता का बटवा भी कहा जाता है, यानी कैग को भारत की जनता का बटवा भी कहा जाता है। जनता का बटवा मतलब पर्स, पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। भाई हमारा जो पर्स है उसमें जो पैसे रखे हुए हैं वो हमारे ही तो हैं, हम कहाँ कहाँ टैक्स दे रहे हैं उसमें से निकाल कर उस पैसे का हिसाब किताब रखता है। जनता का बटवा होता है वो, पूरे देश की जनता का, कि तुम्हारा पैसा देखो सरकार कहां कहां खर्च कर रही है। और कैग की रिपोर्ट आप मार्केट से भी खरीद सकते हो, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया उसमें से भी देख सकते हो। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त का संरक्षण होता है, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त का मतलब देश के पैसे का, जनता के पैसे का संरक्षक होता है, उसका कस्टोडियन होता है, उस पर एक प्रहरी होता है, उसका कितना पैसा ले जा रही सरकार, कहां कहां ले जा रही, एक एक चीज पर नजर रखता है। उसके बाद जनता का साथी होता है, जनता के पैसे का हिसाब किताब रखता है और सरकार के गलत के पैसों का, गलत खर्चों का एक एक चीज को लिखता है, तो जनता का दोस्त होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी शक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसकी शक्ति होती है। इस चीज को याद रखना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। अगर ये नहीं होता तो सरकार बेलगाम हो जाती, अंधाधुंध खर्च करती, करप्शन घोटाले होते, पर इसकी रिपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है। ये राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति लोक लेखा समिति के सामने रखती है और लोक लेखा समिति संसद में चर्चा करती है, बहस होती है, इतना घोटाला हुआ, सरकार ने यहां गलत खर्च किया, ये हुआ वो हुआ, और वो गूंज मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू जनता तक आती है। और जनता फिर अगली बार जब वोट देगी तो जनता देखेगी ना इन्होंने कितना गलत पैसा खर्च किया है, जनता का घोटाले किए इस सरकार ने, तो ये गलत खर्च किया है, इनको वोट नहीं देनी। और ऐसा ही 2014 में हुआ था, जब कांग्रेस के समय पर 2G घोटाला, ये सब बड़े बड़े घोटाले हुए। और 2014 में जब मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने चुनाव से पहले कैंपेन किया और खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जब मोदी थे, तो उन्होंने प्रत्येक रैली में ए से लेकर जेड तक घोटाले गिना दिए। 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, ये घोटाला वो घोटाला, इतने घोटाले गिना दिए। सोचिए, तो जनता को लगा अरे इन्होंने तो पूरा पैसा खर्च कर दिया, देश का पूरा करप्शन कर दिया, घोटाला कर दिया। तो वो रिपोर्ट किसने दी थी? सीएजी ने। सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से मोदी को पता पड़ा कि ऐसे ऐसे करना है, ये घोटाले हुए, उसके माध्यम से आपको, और वहीं पर जो हमारा मत होता है, मत चला गया दूसरी तरफ, मत का झुकाव हो गया दूसरी तरफ, और बन गया, और सरकार बन गई बीजेपी की। ठीक है, याद रखना। BR अम्बेडकर ने इसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी दिया है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन दिया जाता है। पावर सेम है बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी सैलरी होती है, वेतन होता है। इस चीज को याद रखना। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़कर उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती कार्यकाल के दौरान। इस चीज को याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन 2.5 लाख रुपए है, तो वर्तमान में कैग को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। जब तक उसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो पहले हो जाए, तब तक उसके कार्यकाल के दौरान उसमें कटौती नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं सीएजी क्या करता है। सीएजी याद रखना अपनी रिपोर्ट किसको देता है, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, पहली बात। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर लोक लेखा समिति के समक्ष रखता है। पब्लिक अकाउंट कमिटीज को पीएसी भी बोलते हैं। और सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। सीएजी को क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति का मित्र कहते हैं। लोक लेखा यानी सीएजी की रिपोर्ट कहां जा रही है, राष्ट्रपति के माध्यम से लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों के पास। तो मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। अब लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति जांच करती है, कैग ने जो आरोप लगाए, कैग ने जो खर्चे के सही बताया है वो सही है नहीं, इसमें चर्चा होती है, बहस होती है, और उसके बाद फिर एफआईआर होती है, और जो गलत खर्चा होता है उसके खिलाफ काम होता है। बाकी व्यवहार में आपने देखा होगा ज्यादा लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ, और इसका काम, मेन काम होता है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। याद रखना, कैग ने जो प्रतिवेदन दिया है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति द्वारा लोक लेखा समिति के पास है उसकी जांच करना। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और सबका कार्यकाल 1 साल होता है। यानी प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति का गठन होता है। 1 साल बाद लोक लेखा समिति भंग हो जाती है, फिर दोबारा होगी। 15 लोकसभा से जाएंगे, 7 राज्यसभा से, 22 सदस्य। इनके क्लियर है या नहीं है, इनका जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन, उसको लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 सदस्यों का, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। कितनी परसेंट किस पार्टी की जनसंख्या उस पार्टी से आते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अब लोकसभा अध्यक्ष किसका होता है, सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष सरकार का ही होता है। भाई लोकसभा का बहुमत है लोकसभा में, उसी में से तो लोकसभा अध्यक्ष बनता है, तो सरकार का ही लोकसभा अध्यक्ष होता है ज्यादातर, 99% मैं कह रहा हूं। अब लोक लेखा समिति अध्यक्ष 22 सदस्यों के जो अध्यक्ष है उसको नियुक्त कर रहा है। तो ये क्या जांच करेंगे, सरकार का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के जो 22 सदस्यों का, लोकसभा अध्यक्ष 22 सदस्यों के अध्यक्ष को नियुक्त कर रहा है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त कर रहा है। अब जब नियुक्त कर दिया तो सरकार का ही अध्यक्ष हो गया, सरकार का ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो गया। तो सरकार के जो खर्चे की रिपोर्ट दी है कैग ने, क्या उसकी जांच निष्पक्षता से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए संविधान में तो नहीं है, पर व्यवहार में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच हो सके, विपक्ष का नेता। तो लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, जो कि नेता विपक्ष होता है, और विपक्ष का नेता 22 सदस्यों के ऊपर बैठा हुआ है, और सरकार के खर्चे की जांच करके कैग ने रिपोर्ट इनको दी है, तो वो निष्पक्षता की जांच हो सकती है, याद रखना। और लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नेता विपक्ष होता है, जिसके की निष्पक्षता के साथ सरकार के खातों की जांच हो सके। तो ये सारी चीजें आज हमने कैग के बारे में पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी स्टेट, पीएससी सेंटर स्टेट के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो भी पढ़ाया गया है वो बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ में आया होगा। और सबसे पहले इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और इससे बढ़िया शायद आपको कोई पढ़ा भी ना पाए। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी बच्चे को प्रॉपर बैच चाहिए तो आज ही वो शशांक आईएएस से 799 रुपए में बैच परचेज कर सकता है। यानी शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन में प्रॉपर बैच चल रहा है और उसकी वैलिडिटी करीब करीब 1 साल है। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 999 रुपए में,
तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली क्लास लीजिए यार। आप क्लास नहीं आते हो, 10 बजे क्लास लाइव होती है तो वहां पर आ सकते हो आप। क्लियर है या नहीं है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। केवल इतने सस्ता बैच है, अगर पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा और हो सकता है आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे यहां से वो आपको फायदेमंद हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ सभी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।